जय हिंद, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? बोर्ड पर लिखा है मैंने पहले से ही, देखिए बोर्ड पर। समास समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए मैंने समास की जो डेफिनेशन है वो लिख रखी है कि समास का मूल अर्थ है संक्षिप्त में कहना। ठीक है। अतः दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यहाँ पर आपको इसकी जो डेफिनेशन, जो परिभाषा है, अगर डिफिकल्ट लग रही हो तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास कंफ्यूज कर देती है। उनकी परिभाषाओं में की पहचान करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बनी है, शब्दों से मिलकर समास बनता है और वर्णों से मिलकर संधि बनती है। तो कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं संधि और समास में उनको डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अपने को ये देखना है कि जो समास है वो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है। एक बार और अपने शब्दों में कहना चाहूंगी मैं कि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने की जो क्रिया रहती है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है। समास के प्रकार, समास के जो प्रकार है मैंने वहाँ ब्लॉक बना रखा है। यहाँ पर देखिए समास के प्रकार लिख रखे हैं मैंने। फर्स्ट वाला है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्लॉक में सारे समास लिखे हैं और इस समास को डिक्टू कॉपी ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो। ठीक है। चलिए देखिए आगे मैंने 1 बाय 1 इसको लाइन से लिख रखा है बोर्ड पे। इनकी डेफिनेशन, अवयवी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद, हमारा जो प्रथम पद है, हम प्रथम पद को पूर्व पद भी बोलते हैं, जो हमारा पहला पद है वो अवयव होना यानी खास होना। ठीक है। जो हमारा पहला पद है वो खास होना और वही पद ही क्या होना है? प्रधान होना। मतलब जब हम समास लिखेंगे जो हमारा पहला पद है वो अवयव है और वही पद क्या है? हमारा प्रधान है। तो यहाँ पर हम अवयवी भाव के समास की पहचान करेंगे कि जो पहला पद है वो अवयव होता है और वही वाला पद हमारा क्या होता है? प्रधान होता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे हम। देखिए यहाँ पर ये समास और समास विग्रह है। प्रतिदिन, ये हमारा समास है प्रतिदिन। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन जो हमारा पहला पद है वो प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि जो अवयवी भाव समास का जो पहला पद है वो अवयव होता है और प्रधान भी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो पहला पद है वो खास है, प्रधान है। यदि हम पहले पद पर हाथ रख देते हैं तो दिन, हमें यह नहीं पता चलता है कि कौन सा दिन, अच्छा दिन, बुरा दिन, मंगलवार का दिन, कौन सा दिन। जैसे ही हम हाथ हटाएंगे यहाँ हमें लिखेगा प्रत्येक। ठीक है। हमने देखा यहाँ पे प्रत्येक यानी पहला पद है हमारा खास है। यदि हमारा पहला पद ही नहीं रहे तो हमारे शब्द की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा भी ठीक इसी प्रकार है, यथामति, मति के अनुसार। मति पर यदि हम हाथ रख देते हैं तो किसके अनुसार हमें पता नहीं चलता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पहला पद है वह प्रधान होता है। दूसरा आजीवन, जीवन भर। ठीक है। अगला देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद का मतलब होता है कि जो हमारा आखिरी वाला, ठीक है, जो पूर्व पद है हम उसको पहला पद बोलते हैं और जो हमारा उत्तर पद है उसको हम दूसरा वाला पद कहते हैं। ठीक है। तथा पूर्व पद में कारक विभक्ति का लोप होता है और दोनों मिला दिया जाता है तो एक समास बन जाता है। ठीक है।
तो वापस से देखिए, इसमें जिस समास में उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद के पहले जो पहला पद है उसमें कारक या विभक्ति का लोप होता है। तो कारक या विभक्ति क्या होती है? कारक जो हमारे होते हैं कारक, उसमें का, की, के, से, ने, के, लिए, ये हमारे कारक होते हैं। ठीक है, अपादान कारक बोलते जिसे हम। ठीक है, तो इस तरह के जो कारक होते हैं उसमें विभक्ति का लोप होता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा विद्यालय, यहाँ पर कारक इसमें ऐड है पूर्व पद के, पूर्व पद यानी विद्या, इसके साथ में हमने कारक को जोड़ दिया। विद्या का आलय, ठीक है, मंत्री का पुत्र, रोग से मुक्त। ठीक है, का से, ये हमारे कारक है। ठीक है, इनको जो इनकी सहायता से हम दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद मैंने पहले बताया है कि पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। ठीक है, पूर्व पद विशेषण या उपमेय होता है। यहाँ उपमेय नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप विशेषण कह सकते हो। ठीक है, और जो दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। आपने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषता बताने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष जिसकी बता रहे हैं हम विशेषता, उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, और विशेषण यानी कौन सी विशेषता बता रहे हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये खास है अपने लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अगला उदाहरण में मैंने बताया है नीलकमल, नीला है जो कमल। यहाँ पर देखिए पहला जो पद है विशेषण है, तो यहाँ हम देखेंगे नीलकमल, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। यहाँ पर तारीफ किसकी की जा रही है? कमल की, तो कमल हमारा क्या है? विशेष। ठीक है, और तारीफ इसकी कौन सी की जा रही है? नीला, ये हमारा क्या है? विशेषण। ठीक है, अगला है महात्मा, महान है जो आत्मा। हम यहाँ पर किसकी तारीफ कर रहे हैं? आत्मा की। आत्मा कैसी है? महान है। ठीक है, फिर आप ये तीनों समास आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। चलिए उसके आगे हम पढ़ते हैं। चौथा हमारा जो समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होता है और परंतु उसमें संयोजक शब्द और का लोप होता है। यहाँ पर हमको देखना है कि यह दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद खास होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। और इस समास की ये पहचान है कि इस समास में बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। जब हम इसको समास विग्रह करते हैं तो जो संयोजक चिन्ह है और उसमें और का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर बोर्ड पे देखिए माता और पिता, बीच में ये लगा है हमारा योजक चिन्ह डैश लगा है, वो हम समास विग्रह करते समय और का लोप हो गया है, माता और पिता। दूसरा दाल और भात। ठीक है, तीसरा आय व्यय, आय और व्यय। ठीक है, ये यहाँ पर ये योजक चिन्ह है, यह हटके संयोजक में बदल गया और में परिवर्तित हो गया है। अगला देखते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसमें पहला जो पद है वो संख्यावाचक होना चाहिए, वहाँ हमारा द्विगु समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। त्रिफला, तीन फलों का समूह। यहाँ पर त्रि यानी तीन। ठीक है, पंच यानी पांच। यहाँ पर जो पहला वाला है वह क्या है? संख्यावाचक है, और यहाँ से हमको पता चला कि ये द्विगु समास कहलाता है। त्रिफला, तीन फलों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह। ठीक है, अगला देखते हैं हम बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद, दोनों जो पद है, पहला पद और दूसरे पद के अतिरिक्त किसी तीसरे का जो बोध होता है और वही खास होता है, वही प्रधान होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है चतुर्मुख, चार मुखों वाला। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये तो संख्यावाचक है और यहाँ पर भी संख्या आ रही है, परंतु आपको ये देखना है, आपको ये जानना है कि यहाँ पर किसी तीसरे का बोध हो रहा है और वही खास है। ठीक है, चतुर्मुख, चार मुखों वाला ब्रह्मा जी। ठीक है,
पीताम्बर पीत अंबर वाला कृष्ण जी, चक्रधर चक्र को धारण करने वाला विष्णु जी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।